दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सर्वतोभद्र चक्र की और इसे त्रिलोक के दीपक के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले इसका जो उल्लेख किया गया था वो भद्र मार्तंड में किया गया था। पुराने ज़माने में राजा महाराजा और बड़े बड़े व्यापारी और आज के ज़माने में भी जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े व्यापारी हैं वो इस सर्वतोभद्र चक्र से ही फलित करके अपने कार्य करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि ये सर्वतोभद्र चक्र शेयर मार्केट में विशेषकर फ्यूचर और ऑप्शन में 80% से ज़्यादा सही सिद्ध होता है। जो 20% का मैंने कमी बताई है ना, वो हम लोगों की कमियां होती हैं, इस चक्र की कोई ऐसी कमी नहीं है। तो मैं इस चक्र के आधार पर जुलाई से दिसंबर तक सभी 27 नक्षत्रों का फल कथन करने वाला हूँ। परंतु जब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये सर्वतोभद्र चक्र आप समझ लीजिए। जब भी कोई पूजन पाठ होती है, सर्वतोभद्र मंडल पूजा जाता है। वो कहते हैं कि गणपति जी का मंडल है, ये समस्त नक्षत्रों का मंडल है और पूरे नक्षत्रों को देवता गणपति को ही माना जाता है। इसलिए ये अकाट्य है और प्रमाणिक है और वैदिक है। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। और इसकी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ 1 अगस्त से, जिसमें नव तारा चक्र नक्षत्रों के बारे में पूरी डिटेल्स, नक्षत्र शांति, सर्वतोभद्र चक्र, कोटा चक्र और चंद्रकाला नल चक्र को डिटेल से समझाया जाएगा। उसे समझकर आप अपने लिए भी उपयोग में लाकर फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो व्यावसायिक रूप से भी एस्ट्रोलॉजी में उसका उपयोग अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है 81 खानों की कुंडली। पूरे 81 खाने हैं, 9 9 9 9। अब इसके बाहर का जो एक पूरा चक्र है ना, इसमें पूरे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नहीं 28 नक्षत्र होते हैं। इसमें अविजित नक्षत्र भी लिया गया है, पर हमें वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। यहाँ से पहला नक्षत्र शुरू होता है और ये इधर से चलते हुए पूरा यहाँ आता है और यहाँ आके 27वें नक्षत्र पे ख़त्म होता है। तो पूरे 27 नक्षत्रों का आपस में संबंध और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है वो हम इसमें लिख लेते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये 10 जुलाई का है। शनि उत्तराभाद्र में है तो यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो राहु महाराज हैं वो पूर्वाभाद्रपद में है तो यहाँ लिखे हैं। फिर शुक्र आद्रा में, गुरु आद्रा में, ये सब लिखे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बीच में आपको बहुत सी चीज़ें दिख रही होंगी, पर कुछ चीज़ों पे आप जरा ध्यान दीजिए। ये जया, ये भद्रा, ये नंदा, ये रिक्ता और ये पूर्णा। दोस्तों ये पूरी 30 तिथियां हैं। 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं। देखिए जरा, नंदा में एकम, षष्ठी और 11 आती है। रिक्ता में चौथ, नवमी और 14 आती है। जया में तीज, अष्टमी और 13 आती है। भद्रा में द्वितीया से सप्तमी और 12 आती है। और पूर्णा में पंचमी, दसवीं और 15 पूर्णिमा या अमावस्या, ये दोनों आती हैं। तो ये हमारी पूरी तिथियां हो गई। यहाँ देखो आप, ये सभी राशियां भी लिखी हैं। पूरी राशियां यहाँ पे इस तरह से लिखी होती हैं। राशियां हो गई। फिर आप देखिए जरा, जो ग्रह जिस नक्षत्र में है वो तो यहाँ पे लिखे ही हैं। फिर यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हैं बीच में। आपको इन्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। ये आपके नाम का अक्षर है। ये नक्षत्रगत राशिगत अक्षर भी हो सकता है और ये आपका जो नाम है, व्यवहार में जो उपयोग किया जा रहा है, उसके आधार पर भी लिया गया नक्षत्र हो सकता है। फिर नक्षत्र के बाद स्वर और होते हैं कि हर अक्षर का उन्होंने कुछ ना कुछ स्वर दिया है। वो AEIOU इंग्लिश में बोलते हैं,
है ना, आ ई ई, ओ औ अमाहा वगैरह वगैरह, ये सब स्वर दिए हुए हैं। तो नक्षत्रों का, अक्षरों का स्वर होता है, तो हमें स्वर निकालना होता है। वो आप नहीं निकालेंगे, मैं निकाल के आपको दूंगा। और स्वर और अक्षर से भी तिथि निर्धारित होती है, वो भी मैं निर्धारित करूंगा। आपने जिस जन्मतिथि में जन्म लिया है वो तो ठीक है। अब आपने ये बात समझ ली। अब यहाँ पे जो ग्रह होते हैं, इसमें राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि, ये हैं क्रूर ग्रह। इन ग्रहों को यहाँ पे क्रूर ग्रह माना गया है। और हमारे यहाँ पे शुक्र हैं, शुक्र के बाद बुध हैं, बुध के बाद चंद्रमा हैं, और चंद्रमा के बाद सूर्य बुध। कितने हो गए? 5 3 8। और गुरु महाराज तो भूल ही गए थे, गुरु हैं। ये सभी शुभ ग्रह होते हैं। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा, ये चंद्रमा जो होता है वो कृष्ण पक्ष की 11 तिथि से शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि तक क्रूर ग्रह माना जाता है सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर। आपको पता है इसे त्रिलोक के दीपक कहा जाता है, तो क्रूर ग्रह माना जाता है। अब हर ग्रह भेद करता है। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो दृष्टि की बात करते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ देख रहा है। यहाँ पे ग्रह का भेद बोला जाता है। वो उस पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है, पिन करता है, डिस्टर्ब करता है। शुभ ग्रह यदि भेद करेंगे तो शुभ होगा, और अशुभ ग्रह भेद करेंगे तो अशुभ होगा। अब भेद किसे करेंगे? तो यहां पे एक शब्द लिया जाता है, उसे कहा जाता है पंचक। पंचक, अब ये वो वाले पंचक नहीं है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि के नक्षत्रों में होता है तो पंचक आते हैं 5 दिनों के, ये वो पंचक नहीं है। यहाँ के जो पंचक होते हैं, पहला है नक्षत्र, दूसरा है राशि, तीसरा है अक्षर, चौथा है स्वर, और 5वां है आपका तिथि। ये पंचक हैं। इन पे यदि कोई ग्रह इन्हें भेद कर रहा है, भेद कैसा कर रहा है वो भी हम समझेंगे। यदि कोई ग्रह इन्हें भेद कर रहा है तो हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो शुभ ग्रह यदि इन्हें भेद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अशुभ ग्रह ने भेद करेंगे तो बुरा होगा, समस्याएं होगी। परंतु उपाय भी पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं ताकि हम उन उपायों को अपनाकर उस भेद को कम कर पाएं। कई बार आप लोग कहते हैं ना कि आपने जो बताया मेरी कुंडली में वैसा नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूं। वो नक्षत्रगत समस्या जा रही है, कुंडलीगत समस्या नहीं है, नक्षत्रगत समस्या है। उस समस्या का निराकरण और निदान ये सर्वतोभद्र चक्र करेगा। तो अब भेद कैसा होता है, अब ये समझें। हम यहाँ पे समझने वाले हैं भेद। तो देखिए, राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, हम 4 ग्रहों की बात कर रहे हैं। राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, ये है ना, ये इधर 2 तिर्यक और एक सामने, 3 भेद करते हैं। यदि यहां है राहु, तो यदि यहां है राहु और इनमें से चारों में से कोई भी एक भेद इधर, एक भेद इधर और एक भेद सामने, जैसे ये राहु बैठा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राहु के भेद निकालने की। राहु इस घर में माना जा रहा है, इस घर में माना जाएगा, तो राहु का भेद ऐसा त्रियक भेद होगा। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र को भेद कर रहा है, यानी इस नक्षत्र के लोगों को राहु डिस्टर्ब कर रहा है आज की डेट में। नीचे का भेद होगा वो यहां से लेंगे, तो ये किसे भेद कर रहा है? उत्तराषाढ़ा। यहाँ कोने से भेद लेते हैं, ये गा को कर रहा है भेद, खा को भेद कर रहा है, और उत्तराषाढ़ा को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। राहु का भेद है उत्तराषाढ़ा पे। फिर ये यहां से सामने भेद करता है चित्रा। अब ये बात आप समझ लो, जब सम्मुख भेद होता है तो ये बीच के कोई भी भेद नहीं माना जाता है, केवल नक्षत्र भेद माना जाता है। इसमें चित्रा भेद माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा।
ये इसमें माना जाएगा, परंतु इसमें ये नहीं माना जाएगा। तो सम्मुख वेद में केवल नक्षत्र वेद माना जाता है। और ये 3 वेद कौन कौन करते हैं? राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, ये 3 वेद करते हैं। अपन जैसे सूर्य की बात करते हैं, सूर्य यदि वेद करेगा तो सूर्य वेद कर रहा है इस तरह पूर्वाषाढ़ा को। इधर से यदि हम वेद की बात करें तो सूर्य वेद कर रहा है उत्तरा फाल्गुनी को, और सामने के वेद में मूल को कर रहा है। ये भी वेद हो रहा है, ये भी वेद हो रहा है। ये का, वृषभ, मेष, दास सब वेदित हो रहे हैं, परंतु यहाँ हा, कर्क, ओ, चंद्र, वृश्चिक या मूल, ये वेद नहीं हो रहा है, केवल मूल नक्षत्र वेद हो रहा है। सम्मुख वेद में केवल नक्षत्र वेद होता है। इतनी बात आपने समझ ली। अब यहाँ पे दूसरे ग्रहों की बात करें कि यदि कोई ग्रह सीधा चल रहा है, जैसे गुरु हैं, वो केवल इस तरफ वेद करेंगे। गुरु की बात कर लेते हैं, गुरु है ना, गुरु का केवल ये वेद होगा बस। यदि गुरु तीव्रगामी होगा, जो कि आज हैं, तो गुरु महाराज का वेद सामने भी होगा, और सामने के वेद में केवल पूर्वाषाढ़ा को वेद करेंगे बस, तीव्रगामी हुए तो। और यदि गुरु बकरी हो गए तो ये वाला वेद नहीं करेंगे, ये वाला वेद नहीं करेंगे, ये वाला वेद करेंगे। तो बकरी ग्रह, यहां पे ये वेद होगा बकरी का, ये सीधे सीधे चल रहे हैं उसका, और ये अतिगामी में ये वेद होगा। बाकी सब में ऐसा ही वेद होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्लिष्ट है, परंतु दिखने में लग रहा है उतना क्लिष्ट भी नहीं है, परंतु इससे जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, जो फलादेश आते हैं, वो विलक्षण आते हैं, यूनिक आते हैं। अब मैं तुरंत अगला वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ इस सर्वतोभद्र चक्र के माध्यम से सभी 27 नक्षत्रों का जुलाई से दिसंबर तक के फल कथन का। चलिए मिलते हैं अश्विनी नक्षत्र से सबसे पहले। जय माता दी।